गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हमने शीत युद्ध के समाप्ति के बारे में या शीत युद्ध के अंत के बारे में अध्ययन किया। शीत युद्ध के बाद में जो एरा स्टार्ट होता है जिसको हम कहते हैं उत्तर शीत युद्ध काल। इस उत्तर शीत युद्ध काल की जो परिस्थितियां थी उन पर शीत युद्ध का क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में हम आज के वीडियो में अध्ययन करेंगे। शीत युद्ध के अंत के दूरगामी प्रभाव विश्व व्यवस्था पर पड़े, या ये कहें कि जो विश्व व्यवस्था थी उसको शीत युद्ध के अंत ने आमूलचूल रूप से प्रभावित किया। क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं और शीत युद्ध के बारे में हमने अध्ययन किया है, शीत युद्ध के दौरान दुनिया द्विध्रुवीय थी, यानी दुनिया के दो गुट या दो घटक जिनको हम कहें, एक तरफ साम्यवादी विचारधारा को आगे बढ़ाने वाला सोवियत संघ था, तो दूसरी तरफ संयुक्त राज्य अमेरिका। दोनों ही महाशक्तियों ने, क्योंकि एक प्रकार से दोनों के मध्य लगातार संघर्ष की स्थिति देखी गई थी, इस शीत युद्ध की समाप्ति ने इस दुनिया को द्विध्रुवीय विश्व से एक ध्रुवीय विश्व में बदल दिया। वैश्विक संबंधों में शीत युद्ध के तनाव के स्थान पर अब विस्तृत, जिसका जिक्र हमने पहले भी किया, तनाव शैथिल्य, या जिसको हमने पहले बताया कि फ्रेंच टर्म, इसके लिए हमने डेटांत काम में लिया। तो वो जो स्थिति थी, डेटांत की स्थिति है, वो बनी। इसके अलावा दोनों महाशक्तियां जो तनावपूर्ण संबंधों में थी, अब उनमें संबंधों में थोड़ी निकटता आई और ये कहें मित्रवत और सहयोग के भाव से उन्होंने कार्य करना शुरू किया। विचारधारा के आधार पर जो संघर्ष हमने शीत युद्ध के दौर में देखा, दो विरोधी विचारधाराएं, साम्यवाद और पूंजीवाद में जो संघर्ष की स्थिति बनी थी, कहीं न कहीं वो विचारधारा की जो संघर्ष था वो कम पड़ा, और इससे जो तृतीय विश्व युद्ध का भय हर समय बना हुआ था, उसमें विश्व को मुक्ति मिली। दूसरी तरफ, क्योंकि हमने वहां अध्ययन किया कि शस्त्रों के लिए संघर्ष शीत युद्ध के दौर में लगातार जारी था, अब शस्त्र नियंत्रण और विकास के मुद्दे कहीं न कहीं ज्यादा प्रभावित हुए, उनको प्रमुखता दी जाने लगी। और इस प्रकार अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में आई इस नवीन परिवर्तनों के आलोक में एक नई विचारधारा और नए संबंधों का प्रवेश हुआ, जिसका विश्व पर एक प्रकार से बहुआयामी प्रभाव पड़ा। इन प्रभावों को हम विभिन्न प्रकार के बिंदुओं के रूप में समझ सकते हैं। शीत युद्धोत्तर विश्व में जो प्रभाव शीत युद्ध के अंत पर पड़ा, उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो प्रभाव है वो था कि इस शीत युद्ध की समाप्ति पर अमेरिका का वर्चस्व विश्व व्यवस्था पर स्थापित हुआ, यानी दुनिया एक ध्रुवीय हो गई और वो एकमात्र ध्रुव कौन बना? संयुक्त राज्य अमेरिका। तो अमेरिकी वर्चस्व स्थापित हुआ। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अमेरिकी शक्ति को संतुलित करने वाली कोई ऐसी शक्ति मौजूद नहीं थी। जैसा कि शीत युद्ध के दौरान ये काम सोवियत संघ द्वारा किया जा रहा था, यूएसएसआर द्वारा सुरक्षा परिषद में भी अमेरिका को प्रतिसंतुलित करने का काम किया जाता था। और शीत युद्ध की समाप्ति के पश्चात ऐसी कोई पावर नहीं बची, ऐसी कोई महाशक्ति नहीं बची जो अमेरिका का काउंटर करती। और बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां बनी कि अमेरिका ने अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए कई बार अपनी शक्ति का दुरुपयोग भी किया। और अमेरिका द्वारा अपनी शक्ति के दुरुपयोग के कुछ उदाहरण हम गिना सकते हैं। जैसे खाड़ी युद्ध इसमें एक बड़ा कारण था। कोसोवो में जो बमबारी हुई, लीबिया और क्यूबा और इराक पर विभिन्न प्रकार के प्रतिबंधों की अवधि को अमेरिका के द्वारा बढ़ाया गया, तथा इसके अलावा जो इराक पर अमेरिका ने 2003 में रासायनिक हथियार और जैविक हथियार का भंडार होने के नाम पर इराक पर आक्रमण किया और इराक में
एक कठपुतली सरकार का निर्माण कर अपने हितों को साधने का प्रयास किया। तो ये कहें कि विश्व व्यवस्था में अमेरिकी वर्चस्ववादी जो नीति थी वो प्रभावी रही और अमेरिका का वर्चस्व विश्व व्यवस्था पर स्थापित हुआ। ये शीत युद्ध के अंत का एक महत्वपूर्ण प्रभाव के रूप में हम इसको गिना सकते हैं। इसके अलावा अमेरिकी प्रभाव से ही जुड़ा हुआ दूसरा पॉइंट है कि जो अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं थी उस पर अमेरिका का वर्चस्व कायम हो गया शीत युद्ध के बाद, क्योंकि शीत युद्ध तक तो सोवियत संघ उसको काउंटर करता रहा, लेकिन शीत युद्ध की समाप्ति के बाद अमेरिकी प्रभाव अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं पर लगातार बढ़ता गया और इसके लिए हम ये कहें कि विश्व में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए उत्तरदायी जिन अंतरराष्ट्रीय संगठनों का निर्माण हुआ वो अमेरिकी प्रभाव और अमेरिकी नियंत्रण में कार्य करते रहे। इन संस्थाओं का मुख्य कार्य अमेरिकी नीतियों को लागू करना था तथा उसके प्रस्तावों का अनुमोदन कर एक प्रकार से अमेरिकी नीतियों का अनुमोदन करने जैसा काम इन अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने किया। अमेरिका ने अपने प्रस्तावों में किसी भी विरोध को बर्दाश्त नहीं करने की स्थिति बना ली, यानी उसका विरोध करने के लिए कोई तैयार ही नहीं था। उसने संयुक्त राष्ट्र में विभिन्न प्रस्तावों को धमकी देने के लहजे में पास करवा लिया और यहां तक कि यूएनओ की सुरक्षा परिषद में संयुक्त राष्ट्र संघ का अनुमोदन अगर ये कहा गया कि अगर यूएनओ द्वारा अमेरिकी प्रस्तावों का समर्थन नहीं किया गया तो संयुक्त राष्ट्र संघ का भी वही असर होगा जो लीग ऑफ नेशन का हुआ, क्योंकि 1920 में जब लीग ऑफ नेशन बना अमेरिका उसका मेंबर नहीं बना और लीग ऑफ नेशन सफल नहीं हो सका। तो यूएनओ को भी अमेरिका के द्वारा इस प्रकार की चेतावनी दी जाती कि अमेरिकी प्रस्ताव अगर पास नहीं हुआ तो संयुक्त राष्ट्र संघ का भी स्थिति वही होगी जो लीग ऑफ नेशन की हुई। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय राजनीति में शीत युद्ध के बाद, क्योंकि शीत युद्ध के दौरान हमने देखा कि वहां राजनीतिक मुद्दे ज्यादा प्रभावी थे, लेकिन शीत युद्ध के अंत के पश्चात राजनीतिक मुद्दों के स्थान पर विभिन्न प्रकार के आर्थिक मुद्दों को प्रमुखता दी गई और इसी का कारण था कि विश्व व्यापार संगठन, जिसको हम WTO के नाम से जानते हैं, धीरे धीरे संयुक्त राष्ट्र संघ को प्रतिस्थापित करने की स्थिति में पहुंच गया। आज अमेरिका के नेतृत्व में WTO अमेरिकी आर्थिक एजेंडे को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। आर्थिक सुधारों के नाम पर अमेरिका दूसरे देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर अपना वर्चस्व स्थापित कर रहा है और उन राष्ट्रों को पूंजीवादी बाजार व्यवस्था अपनाने के लिए बाध्य कर रहा है। इसका एक बड़ा एग्जाम्पल हम बता सकते हैं, 1991 में भारत को भी आर्थिक उदारीकरण की नीति को अपनाना पड़ा और इसके लिए भारत को IMF और वर्ल्ड बैंक की विभेदकारी नीतियों को भी स्वीकार करना पड़ा। तो इस प्रकार से बाजारवादी अर्थव्यवस्था को थोपने के लिए यूएसए के द्वारा इन अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं का, विशेष रूप से WTO का, IMF का और वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाओं का एक प्रकार से दुरुपयोग किया गया। और एक अन्य प्रभाव के रूप में हम ये देखें तो क्योंकि शीत युद्ध के दौरान विकासशील राष्ट्रों या ये कहें कि तृतीय विश्व के राष्ट्रों ने एक संगठन खड़ा किया जिसका नाम था नाम, यानी गुटनिरपेक्ष आंदोलन। क्योंकि गुटनिरपेक्ष आंदोलन का आविर्भाव शीत युद्ध में दोनों महाशक्तियों से एक प्रकार से निरपेक्षता की जो नीति अपनाई गई, उस संगठन का अब ये कहा जाने लगा, विचारकों द्वारा कहा गया कि नाम की जरूरत तो या गुटनिरपेक्ष आंदोलन की जरूरत तो शीत युद्ध के दौरान थी, जब दुनिया में गुट नहीं रहे तो अब गुटनिरपेक्ष किस बात की गुटनिरपेक्षता। तो इस प्रकार से ये कहें कि शीत युद्ध की समाप्ति पर गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता पर भी प्रश्न उठने लगे और एक प्रकार से उसको अपनी प्रासंगिकता को साबित करने की चुनौती आ गई। पारस्परिक एकता व सहयोग के अभाव में निर्गुट राष्ट्र न तो WTO की व्यापारिक वार्ताओं में लाभकारी सौदेबाजी कर पा रहे थे और न ही राष्ट्र संघ के मंच पर कोई सार्थक पहल हो रही थी। इसके अलावा अमेरिकी परमाणु नीति को भी उसने दुनिया पर थोपने का काम किया।
और नई विश्व व्यवस्था में अमेरिका की परमाणु नीति विकासशील राष्ट्रों के लिए आत्मघाती साबित हुई। एनपीटी, सीटीबीटी जैसी विभेदकारी संधियों के माध्यम से अमेरिका ने संपूर्ण विश्व व्यवस्था या संपूर्ण विश्व में अपना परमाणु वर्चस्व बनाए रखने का काम किया, क्योंकि उसको काउंटर करने वाली कोई शक्ति शेष नहीं बची थी। साथ ही शेष विश्व की परमाणु प्रतिरोधक क्षमता को समाप्त करने या सीमित करने की दिशा में अमेरिका द्वारा कार्य किया गया। इतना ही नहीं, एमटीसीआर, जिसका पूरा नाम है एम यानी मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम, जैसी घोषणाओं के माध्यम से अमेरिका और उसके मित्र राष्ट्रों द्वारा विकासशील राष्ट्रों में मिसाइलों की क्षमता के विकास और उनकी संभावनाओं को समाप्त करने के उद्देश्य से कार्य किया, ताकि अमेरिका अपना राष्ट्रीय और क्षेत्रीय हितों की रक्षा के नाम पर कोसोवो, इराक, अफगानिस्तान जैसी कार्रवाई जब चाहे तब कर सके। उल्लेखनीय है कि एमटीसीआर का सहारा लेकर ही अमेरिका ने दोहरे प्रयोग की तकनीक के नाम पर क्रायोजेनिक इंजन के भारत को रूस से होने वाले आयात पर रोक लगवा दी थी। इसी प्रकार से इन संधियों के माध्यम से जो क्रायोजेनिक इंजन रूस द्वारा भारत को प्राप्त होना था, अमेरिकी अड़ंगे के चलते, एमटीसीआर के चलते वो भारत को नहीं प्राप्त हो सका। तो एक प्रकार से अमेरिका ने क्या किया, अपना वर्चस्व बनाए रखने का प्रयास किया। नेक्स्ट, शीत युद्ध के दौरान जहां शस्त्रीकरण और सैन्य प्रतिस्पर्धा सैन्य संगठनों को खड़ा किया गया था, शीत युद्धोत्तर विश्व में एक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति यह देखी गई कि जो शस्त्रीकरण की जो होड़ दोनों महाशक्तियों में चली थी, अब धीरे धीरे उसमें कमी देखने को मिली। सैन्य स्पर्धाएं हैं वो कम हो गई। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के सैनिक गुटों का जो निर्माण हुआ था, जिनका अध्ययन हम शीत युद्ध के दौरान भी कर चुके हैं, जैसे 1949 में नाटो का गठन, उसके बाद में सीएटो सेंटो का गठन यूएसए की ओर से किया गया। इसी प्रकार से वार्सा पैक्ट का गठन सोवियत संघ या यूएसएसआर की ओर से किया गया। तो इस प्रकार से जो सैन्य संगठन बने थे, कहीं ना कहीं उस सैन्य संगठनों पर को एक प्रकार से इनका विखंडन कर दिया हो गया, और दुनिया में विश्व परिदृश्य में इस जो बदलाव आया कि सकारात्मक प्रभाव के कारण ही बर्लिन की जैसे दीवार, हमने कहा था 90 में बर्लिन का एकीकरण हुआ, 89 में बर्लिन की दीवार को ध्वस्त कर दिया गया। तो ये इसी के कारण चलते, इन्हीं के चलते ये हो पाया था। इसके अलावा एक दुनिया पर एक बड़ा प्रभाव और पड़ा, और जिसको हम गिना सकते हैं कि इससे विश्व अर्थव्यवस्था है उसमें साम्यवादी जो समाजवादी जो अर्थव्यवस्था थी उसका मॉडल है वो टूट गया, और उसके स्थान पर पूंजीवादी मॉडल है वो दुनिया में प्रभावी हो गया। क्योंकि और इसके पीछे रीजन क्या था कि समाजवादी मॉडल को आगे बढ़ाने वाला सोवियत संघ खुद अनेक टुकड़ों में बट गया, जिसका प्रभाव ये निकला कि समाजवादी मॉडल जो दुनिया के देश, विशेष रूप से पूर्वी यूरोप के देशों ने इस समाजवादी मॉडल को अपनाने का जो काम शुरू किया था वो पूरा नहीं हो पाया, और इससे विश्व के अनेक देशों में जो पूंजीवादी मॉडल है उसी को विभिन्न देशों ने अपनाया। और यही कारण था कि जनवरी 1995 में डब्ल्यूटीओ के उदय के साथ ही विश्व में आर्थिक उदारवाद की एक लहर चल पड़ी, और जिसे विश्व के विभिन्न भागों में पनपे आर्थिक संगठनों, मुक्त व्यापार क्षेत्रों, एकीकृत मुद्रा जैसे कॉन्सेप्ट है वो उनका उदय हुआ। जैसे यूरोपीय संघ ने यूरो नामक जो एकीकृत मुद्रा है उसका प्रयोग किया। इस आर्थिक लहर के फलस्वरूप विश्व में प्रत्येक छोटा बड़ा देश आज उदारीकरण, सार्वभौमिकरण और खुलेपन का अनुसरण करने के लिए बाध्य है। ये शीत युद्ध के अंत का ही एक प्रभाव हमें दिखाई देता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि शीत युद्ध का संपूर्ण विश्व पर बहुआयामी प्रभाव पड़ा। शीत युद्ध के अंत का संपूर्ण विश्व पर बहुआयामी प्रभाव पड़ा। इससे विश्व व्यवस्था को उलट दिया। आज दुनिया भर में उदार लोकतांत्रिक या पूंजीवादी का जो बोलबाला सर्वत्र दिखाई दे रहा है। यद्यपि इस दौरान हितों और शक्तियों के लिए नियंत्रण चलने वाले संघर्ष के कारण कट्टरता, धार्मिक उन्माद, आतंकवाद जैसे नए कारक भी उभर कर आए,
परंतु राष्ट्रों के मध्य पारस्परिक मित्रता, द्विपक्षीय बहुपक्षीय सहयोग, सतत विकास, निशस्त्रीकरण, मानवाधिकारों, पर्यावरण व नारी अधिकारवाद जैसे मुद्दों पर जागरूकता भी बढ़ी और इस प्रकार से शीत युद्ध का जो अंत हुआ उसने कुछ हद तक कुछ सकारात्मक पहलू भी उसके हम देख सकते हैं, लेकिन विश्व व्यवस्था में जो एक ध्रुवीयता बढ़ी उसने विकासशील राष्ट्रों के लिए संकट पैदा किया। तो ये इन प्रभावों को हम इस रूप में देख सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट, अगले क्लास में हम नए टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धनेटा जी आओ। हाँ, स्टॉप के बाद में एंड करते हैं क्या इसको? अच्छा अच्छा, अब देखो ना कितना मिनट को देखो ना, रिकॉर्डिंग दिखा रहा है। अच्छा, मोर में जाके